जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। इंडियन आर्मी ने दोस्तों ऑफिशियली तौर पर बेलारूस के बेरकत बीएम कामिकाज़े ड्रोन्स को खरीद दिया है। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेट इंजन से चलते हैं, इसीलिए सामान्य ड्रोन से काफी तेज उड़ते हैं। इस ड्रोन की बात की जाए तो ये 410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये कामिकाज़े ड्रोन है। दोस्तों ये ऑटोनॉमसली अपने टारगेट को ढूंढ सकता है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेटर इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले सकता है। ये ड्रोन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि काफी तेज होने की वजह से दुश्मन को टाइम ही नहीं मिलेगा इससे बचने का। दूर बैठे बैठे दुश्मन के ठिकानों पर भारत हमले कर सकता है, मतलब दुश्मनों के रडार, कमांड पोस्ट और उनके मिलिट्री ठिकानों पर सटीक वार कर सकता है। ये ड्रोन भारतीय सेना की तेज और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना की संस्था वेसी के साथ मिलकर एक नया स्वदेशी सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम एडवांस ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, यानी कि A2NCS। और ये सॉफ्टवेयर इंडियन नेवी के फास्ट इंटरसेप्टर बोट को अनमैन्ड और पूरी तरह ऑटोनॉमस तरीके से चलने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि ये जो A2NCS सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग सेंसर्स की मदद से बोट को सुरक्षित तरीके से चलाता है, जैसे कि इसका रडार जो कि आसपास की चीजें देखेगा, AIS दूसरे जहाजों की जानकारी देगा, EO/IR कैमरे दिन रात की निगरानी करेंगे, INS और GPS सही दिशा और लोकेशन बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट समुद्री नक्शे बनाएंगे और इसके जरिए बोट को समंदर में पूरे हालात समझ में आ जाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि भीड़ भाड़ वाले समुद्री इलाकों में ये टकराव से बचाता है। AI की मदद से ये अपने निर्णय लेता है, बिना इंसान के सुरक्षित मिशन ये कर सकता है। इसे दोस्तों रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है, ऑटोनोमस वे पॉइंट मोड में ऑपरेट किया जा सकता है और पूरी तरह सॉफ्टवेयर से चलाने वाले मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि एक तो विदेशी सॉफ्टवेयर पर हमारी निर्भरता कम होगी, नौसेना की निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी और भविष्य में भारत का अनमैन्ड नेवल बोट्स के लिए जो बेस है वो और मजबूत होगा। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट अब डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश यानी कि FDI के नियमों को आसान करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें बदली जा रही है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल दोस्तों डिफेंस कंपनियों में ऑटोमेटिक रूट से FDI का जो लिमिट है वो 49% से बढ़कर 74% कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक रूट का मतलब यहाँ पर यह होता है कि सरकार से अलग से मंजूरी नहीं चाहिए होगी। ये बदलाव अगले 1 से 2 महीनों में लागू होंगे। और एक और बड़ी राहत दी जा रही है इसके तहत, जिसमें कि पूरी तरह एक्सपोर्ट पर काम करने वाली जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको अब भारत में मेंटेनेंस और सपोर्ट यूनिट खोलना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पहले इस शर्त ने विदेशी इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ था और अब कंपनियां ये काम आउटसोर्स कर सकती हैं। इससे भारत में विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आसान तरीके से होगा। गवर्नमेंट आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 25 सालों में भारत में कुल विदेशी निवेश $765 बिलियन का हुआ है। डिफेंस सेक्टर में केवल $26.5 मिलियन का हुआ है, यानी कि डिफेंस क्षेत्र में विदेशी निवेश बहुत कम रहा है। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ये बदलाव कर रही है। पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष में ड्रोन और फाइटर जेट्स ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस बजट में 20% बढ़ोतरी की जाए और घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को $33 बिलियन तक ले जाना है और इवन डिफेंस एक्सपोर्ट को $5.5 बिलियन तक बढ़ाना है। और सबसे अच्छी खबर तो यह है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2024 से 2025 में 12% बढ़कर $2.6 बिलियन हो गया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। FDI का मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर यह है कि विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा हिस्सेदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को नई पावर मिलेगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई AIP पनडुब्बियां बनाने के बेहद करीब पहुंच रही है और इन सबमरीन्स का निर्माण दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में किया जाएगा, जबकि तकनीकी सहयोग जर्मनी की ThyssenKrupp मरीन सिस्टम देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत $8 बिलियन के आसपास बताई गई है। फिलहाल अब तक का जो अपडेट रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी ने कीमत तय कर दी है। फाइल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अब जाने वाली है और मंजूरी इसी फाइनेंशियल ईयर में मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। ये पनडुब्बियां दोस्तों भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक भी है। हिंद महासागर में चाइना की नौसैनिक गतिविधि बढ़ रही है। दुश्मन की पनडुब्बियों पर अब लगातार नजर रखने की जरूरत बन चुकी है और इन पनडुब्बियों के जरिए भारत समुद्र में हमले करने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। इवन इससे भारत की अंडर वाटर डिफेंस भी बढ़ेगी। ये पनडुब्बियां दोस्तों भारत की परमाणु पनडुब्बियों के साथ मिलकर एक मजबूत समुद्री सुरक्षा कवच तैयार करेंगी और मेक इन इंडिया को तो दोस्तों बड़ा बूस्ट मिलना ही है इनके जरिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि 6 पनडुब्बियां भारत में बनेगी। भारतीय इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। भविष्य में भारत इनका अपग्रेड खुद कर सकता है। मतलब साफ है कि प्रोजेक्ट 75I इंडियन नेवी की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक डील में से एक है।
रफाल फाइटर जेट्स को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत में बनने वाले रफाल फाइटर जेट अब एक खास नए रूप में आएंगे, जिसे कि राफेल F4+ कहा जाएगा। ये वेरिएंट फ्रांस के राफेल से थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें भारतीय डिजिटल सिस्टम लगाए जाएंगे। दोस्तों, नए F4+ में क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं आपको बता दूं। पहला, इसमें भारतीय सिक्योर डेटा लिंक लगाया जाएगा। ये फाइटर जेट भारत के रडार, अवाक्स और कमांड सेंटर से सीधा जुड़ा रहेगा। दुश्मन की जानकारी तुरंत शेयर हो पाएगी। टारगेट और जो इमेजेस है वो रियल टाइम पर मिल पाएंगे, यानी कि रफाल अब सीधे भारतीय नेटवर्क पर काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक ज्यादातर विदेशी फाइटर जेट विदेशी सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन F4+ में भारत का खुद का डिजिटल कंट्रोल होगा। साथ ही सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी होगा। मतलब जंग के समय हमें विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और इसे भारत की ऑपरेशनल आजादी के लिए काफी महत्वपूर्ण स्टेप बताया जा रहा है। बता दें कि भारतीय सिस्टम जोड़ना इतना आसान नहीं है इन राफेल फाइटर जेट्स में, क्योंकि राफेल के अंदर के कंप्यूटर बदले जाएंगे, सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव करने होंगे, हथियार और सेंसर्स भारतीय कमांड से भी जुड़ेंगे। यानी कि ये सिर्फ अपग्रेड नहीं है, बल्कि अंदर से नया सिस्टम जोड़ना होगा। राफेल F4 की अगर बात की जाए तो इसमें ज्यादा ताकतवर आईएसआर रडार लगाया गया। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाव करने की इसकी क्षमता है। लंबी दूरी से दुश्मन को यह पहचान सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकता है, और एआई की मदद से पायलट को फैसला लेने में मदद कर सकता है। मतलब रफाल अब केवल विदेशी जेट नहीं रहेगा, ये भारत के पूरे युद्ध सिस्टम का हिस्सा बनेगा, जिसमें कि सैटेलाइट, फाइटर और रडार सब एक साथ काम करेंगे। भारत की एयर पावर ज्यादा स्मार्ट और तेज होगी। इवन दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जो राफेल F4+ है वो एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दिखने में तो 4.5 जनरेशन का है, लेकिन इसकी डिजिटल ताकत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये पूरी तरह भारतीय सिस्टम से जुड़ा होगा। दोस्तों, MRFA डील अब लगभग तय मानी जा रही है, जिसके तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत को मिलेंगे। इस डील की कीमत 35 अरब यूरो से ज्यादा है, लेकिन सवाल जो जरूरी है वो ये है कि क्या किसी डील का फाइनल होना उसे बिल्कुल सही बना देता है। एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कई सालों से इस बात पर बहस हो रही थी कि MRFA में राफेल को चुना जाए या नहीं, लेकिन अब बहस खत्म हो गई है। इंस्टीट्यूशनल मंजूरियां मिल चुकी है। अब तो क्वेश्चन केवल सिलेक्शन का नहीं है, बल्कि परिणाम का है। दोस्तों, 114 फाइटर जेट के साथ राफेल अब केवल गैप फिलर नहीं होगा, ये भारतीय वायुसेना का डोमिनेंट फ्लीट टाइप बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम भी, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल निर्भरता है वो यहां से शुरू होगी, क्योंकि यहां पर 35 अरब यूरो सिर्फ एक विमान की कीमत नहीं है, ये फ्यूचर में भारत की निर्भरता का शुरुआती भुगतान है। वहीं फ्रांस ने तो भारत को F5 अपग्रेड का भी वादा किया है, लेकिन ये 2035 के बाद आएगा, जिसमें कि गैलियम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस आईएसआर रडार होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना का J-20 आज ऐसी क्षमताओं के साथ ऑपरेट हो रहा है। मतलब आज अगर भारत पैसा दे रहा है फ्रांस को, तो कल सिर्फ J-20 के पैरेलल बने रहने के लिए हमें फिर पैसा देना होगा। तो ये बढ़त नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ कैचअप है, और ये कैचअप काफी महंगा होगा। 50 और 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा जो फ्रांस कर रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये केवल आंकड़ों का खेल है, स्ट्रैटेजी का नहीं। ज्यादातर ट्रांसफर एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित होते हैं। टाटा पहले से ही रफाल के स्ट्रक्चरल पार्ट्स बना रहा है, लेकिन जो असली ताकत है दोस्तों वो मिलती है विंग डिजाइन, एरोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, सिस्टम इंटीग्रेशन अथॉरिटी, और ये सब ट्रांसफर नहीं होता है, ये बात आप मान लीजिए। और हाल ही में जो LCA प्रोग्राम में L&T ने विंग डिजाइन की जो क्षमता मिली थी वो स्ट्रैटेजिक थी। राफेल में ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है राफेल पर स्वदेशी हथियारों की। सच्चाई दोस्तों तकनीकी तो है, लेकिन इमोशनल नहीं है। Su-30 MKI का अगर एग्जाम्पल लें तो Su-30 MKI के लिए भारत के पास मिशन कंप्यूटर कंट्रोल है, इसलिए अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल इस पर भारत खुद इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन राफेल में नहीं कर सकता। हर हथियार के लिए दोस्तों पूरा डेटा सौंपना पड़ता है, OEM द्वारा सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया जाता है। मतलब फीस भी ये लोग हमसे ज्यादा लेंगे, टाइम भी लगाएंगे। मिराज 2000 अपग्रेड का तो आपने एग्जांपल देखा ही होगा। अब यहाँ पर मैच्योर मिसाइल का ही मामला ले लेते हैं। पैसे इन्होंने हमसे पहले ले लिए, लेकिन इसकी पूरी क्षमता हमें कई सालों के बाद मिली, और कुछ अभी भी अधूरी है। कैग की रिपोर्ट में ये सब बात आई थी, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। MRFA में भी दोस्तों मुझे लगता है कि यही मॉडल कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है। मतलब हमने पैसा तो देना ही है, वो पक्का है, डिलीवरी फ्लेक्सिबल होगी, अपग्रेड के अलग से चार्ज लिए जाएंगे, और ये बैलेंस हमेशा सप्लायर के पक्ष में ही रहता है। लेट्स सी दोस्तों, इसका तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भले ही हमारी संख्या बढ़ेगी रफाल फाइटर जेट्स की, लेकिन निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। MRFA डील भले ही भारत के स्क्वाड्रन की प्रॉब्लम तो दूर कर देगी, लेकिन डिलीवरी 2033 के बाद ही हो पाएगी। यानी कि आज ये कमी नहीं सुलझेगी। राफेल एक अच्छा फाइटर जेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अच्छा एयरक्राफ्ट सही स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए। यानी कि फिलहाल तो MRFA का एक चैप्टर बंद होता है, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ये फिर से टल जाती है, क्योंकि दोस्तों
अगर हमने अपने एएमसी और तेजस पर काम नहीं किया तो हम अगले 10 सालों के बाद भी फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट मंगवाएंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत एक एयर पावर बन रहा है या फिर एक महंगी निर्भरता को परमानेंट करने जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पिनाका 3 जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, 120 किलोमीटर मारक क्षमता है और ये पिनाका रॉकेट फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है, इसलिए इसे पिनाका LRGR 120 कहा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि दोस्तों इसका अगला फेज रियल युद्ध जैसी परिस्थितियों में परीक्षण करना होगा। ये टेस्ट पोखरण रेगिस्तान में किया जाएगा, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी इलाके में किया जाएगा और इन ट्रायल्स में इसकी सटीकता, इसकी विश्वसनीयता और अत्यधिक गर्मी और ठंड में परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। कहा ही जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। निर्माण में DRDO, PSU कंपनियां और प्राइवेट इंडस्ट्री शामिल होंगी और ये सब डिफेंस कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत इसे तैयार करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि दुश्मन के इलाकों तक गहरे हमले हम कर सकते हैं, तोपखाने की ताकत में बड़ा इजाफा होगा, चाइना पाकिस्तान जैसे मोर्चों पर हम लंबी दूरी से दबाव बना सकते हैं। वहीं दोस्तों मणिपुर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर के जरिए यानी कि हेलीबॉर्न का एक बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया। इसमें पैरा स्पेशल फोर्स यानी कि पैरासफ और असम राइफल के जवान शामिल थे। जवानों को हेलीकॉप्टर से दुर्गम पहाड़ी इलाकों में उतारा गया। मकसद था उग्रवादी ठिकानों की तलाश और उनको खत्म करना। इलाके की मुश्किल ज्योग्राफी है जिसके कारण एयर मोबिलिटी का इस्तेमाल करना जरूरी था और ये जो इलाका है वो यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। ये ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों हेलीबॉर्न ऑपरेशन से उग्रवादी को छिपने का मौका नहीं मिलता, दुर्गम इलाकों में तेजी से पहुंच बनती है और पैराएसएफ दोस्तों जंगल और हाई रिस्क मिशनों के लिए स्पेशलाइज होती है। इवन असम राइफल को स्थानीय और खुफिया जानकारी का पूरा अनुभव रहता है। इस ऑपरेशन में आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आमतौर पर ऐसे अभियानों में हथियार बरामद किए जाते हैं, गिरफ्तारी की जाती है, फॉलोअप सर्च ऑपरेशन होता है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि सक्शगाम घाटी भारत का हिस्सा है और यहां पर चाइना के द्वारा चलाए जा रहे सीपैक प्रोजेक्ट अवैध और अमान्य है। सक्म घाटी दोस्तों ये इलाका लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र के पास है, फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में। 1963 में पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट में दे दिया था, लेकिन भारत इस समझौते को नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान को यह इलाका देने का कोई अधिकार नहीं था। भारत ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अहम हिस्सा है और चाइना पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया सीपैक भारत की जमीन से गुजरता है और ये इलीगल है। भारत के लिए दोस्तों ये इलाका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। यहाँ से चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से चीन को तेज सैनिक मूवमेंट का फायदा मिल सकता है। भारत की टेंशन ये है कि धीरे धीरे इस इलाके में सड़क और ढांचे बन रहे हैं, इससे LAC और LOC पर खतरा बढ़ सकता है। चाइना दोस्तों सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अपनाता है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किस वाले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।